बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एमसीक्यूज़ आपने याद करने हैं मुख्तलिफ़ पेपर्स के लिए, तो वो किस तरह याद करने हैं और कौन कौन सी टिप्स हैं, कौन कौन से ट्रिक्स हैं जिनकी वजह से आपको एमसीक्यूज़ याद किए हुए भूलेंगे नहीं, और आपने कौन सी बुक से तैयारी करनी है और एमसीक्यूज़ कहाँ से याद करने हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि आप जो एमसीक्यूज़ याद करेंगे इंशाल्लाह आपको भूलेंगे नहीं, और हर पेपर को आप इजीली पास कर लेंगे और हर पेपर में से अच्छे मार्क्स लेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना आपने कहीं से भी। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब लाजमी करना है और इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके हमें बताना है कि ये आपको मैं टिप्स जो हैं वो बता रहा हूँ वो आपको कैसी लगी हैं। तो सबसे पहले जी चलते हैं जी नेक्स्ट पेज की तरफ के आज हम आपको कुछ कंटेंट्स बताते हैं कि क्या क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले जी सबसे पहली टिप जो है आपको हम बताने जा रहे हैं वो है जी टाइम मैनेजमेंट। जब भी आपने एमसीक्यूज़ याद करने हैं तो सबसे पहले ये है कि अगर आप कोई भी भर्ती तो आपने कंपटीशन को जहन में रखना है, क्योंकि अभी बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है मुल्क की हालात का आपको पता है कि तकरीबन को 1000 बंदा होता है और उसमें से एक बंदा सेलेक्ट होना होता है। उसी हिसाब से आपने मेहनत करनी है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन टफ़ हो, मसलन 10 बंदे अप्लाई कर रहे हैं, 5 ने सेलेक्ट हो जाना है, तो आपको इतनी परेशानी या इतनी ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए आपने इस कंपटीशन को मद्देनज़र रखते हुए आपने तैयारी करनी है और आपने बहुत ज़्यादा कमिटेड होकर तैयारी करनी है। बहुत ज़्यादा आपने आपको मुश्किल में समझ लें डाल के तैयारी करेंगे तो आपको कुछ बनेगा। तो दूसरे नंबर पे जो टिप्स हम बताएंगे इन पे अमल कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। दूसरे नंबर पे है जी स्टे अप टू डेट। स्टे अप टू डेट से मुराद ये है कि आपने अपनी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस वेबसाइट को विज़िट करते रहना है, या कोई ऑफिस अगर आपके पास है तो आपने उस पर विज़िट करते रहना है। जैसा कि अभी बहुत सारी अफवाहें चल रही होती हैं, जैसे एफआईए की अफवाहें चल रही थी कि जी रोल नंबर स्लिप्स आ गई हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए जी, स्लिप्स आ नहीं रही या अपलोड नहीं हो रही, मुझे मिल नहीं रही, बाकी सबको मिल गई है। तो आपने क्या करना है, उनकी वेबसाइट से या उनके ऑफिशियल नंबर से आपने जो है अप टू डेट रहना है। तीसरे नंबर पे जी ग्रुप स्टडी। तो आपने क्या करना है जी, बजाय आपने अकेले तैयारी करने के आपने हमेशा ग्रुप स्टडी को तरजीह देनी है। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक बंदा ज़्यादातर फोकस नहीं रख सकता अपना जो है पेपर के ऊपर या बुक के ऊपर ज़्यादा देर फोकस नहीं रख सकता, वो उसका जहन जो है वो साइकोलॉजी कहती है कि उकता जाता है। ठीक है, तो ये है कि कुछ देर आप बोलें या कुछ चीज़ डिस्कस करें, कुछ देर अगला बंदा बोले और कुछ चीज़ डिस्कस करे, इस तरह से आपका इंटरेस्ट बना रहता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप एक डिबेट की सूरत में भी कर सकते हैं, जिस तरह करंट अफेयर्स है उसके बारे में डिस्कशन जो है वो एक डिबेट की सूरत में हो सकती है, तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आगे नेक्स्ट अगर बात करें जी डू हम सम हेल्दी एक्टिविटीज़ विद स्टडी। इसका मतलब ये है कि आपने अगर टाइम मैनेज किया हुआ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपने ये नहीं करना कि आप कंटिन्यूसली जो 10-12 घंटे पढ़ते रहें, या आप इसको कहते हैं जी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में ये भी आता है कि आपने अपने दिमाग को थोड़ी देर बाद रिफ़्रेश करना है। ठीक है, और डाइट अच्छी लेनी है, आपने जूसेस वगैरह लेने हैं साथ, क्योंकि आपका जो है ब्रेन जो है सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ यूज़ कर रहा होता है जब आप पढ़ रहे होते हैं या किसी चीज़ पर तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग को कंसंट्रेट करते हैं। तो आपने कुछ जो है वो रिफ़्रेश करने के लिए अपने दिमाग को थोड़ा थोड़ा वक्फे से आपने उसको रेस्ट देनी है, और आपने अपनी डाइट का अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, जूसेस वगैरह लेते रहना है, साथ कुछ ना कुछ खाते रहना है, क्योंकि ग्लूकोज जो कंजप्शन जो है या सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है जब खाना खा रहे, जब आप पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी स्टे कनेक्टेड, स्टे कमिटेड। स्टे कमिटेड ये है कि जैसे आपको मैंने पहले बताया है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपकी कमिटमेंट ज़्यादा होगी, हर टाइम आपके जहन में ये चल रहा हो, कभी भी आपने फ़जूल कामों में अपना टाइम नहीं लगाना। जैसा कि अगर अभी आप एफआईए के पेपर की तैयारी कर रहे हैं
तो सबसे ज़्यादा आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मैं बाहर घूमने नहीं जा सकता। यही दिन है आपके, जब तक ये डेट नहीं आ रही, कुछ ही दिनों में डेट आ जाएगी, हफ्ते का बीच बीच में आपका रोल नंबर स्लिप जो है वो आज उस पर डेट मेंशन होगी, तो वो अपने करना होगा। तो अभी से आपके पास तैयारी का टाइम है, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। कम से कम मैं कह रहा हूँ आप 10-12 घंटे जो है वो पढ़ाई को दें, बेशक 2-2 घंटे के वक्फे से दें, लेकिन लाजमी दें जी। तो अगर नेक्स्ट बात की जाए तो उसके बाद जो MCQs के हवाले से जो बात शुरू करने जा रहा हूँ कि वो कभी भी आप सिंगल बुक के साथ जो है वो आपने कनेक्टेड नहीं रहना। जैसा कि कुछ दोस्त, बहुत सारे दोस्त जो पूछ रहे होते हैं, ये बहुत सारी जो हैं हमारी बहनें बेटियां पूछ रही होती हैं कि जी कौन सी बुक मैं तैयारी के लिए यूज़ करूं। तो कभी भी आपने एक बुक पे रिलाय नहीं करना। तो आपने मुख्तलिफ़ बुक से तैयारी करनी है। तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आप सिलेबस को देखें, जैसा कि मैंने आगे नेक्स्ट पॉइंट्स जो हैं वो बताए गए हैं कि आप सिलेबस को देखें कि उस सिलेबस क्या है। मैट्रिक लेवल का सिलेबस है तो मैट्रिक तक जितनी भी पाक स्टडी की बुक्स हैं वो छान मारें, मैट्रिक तक जितनी भी इस्लामियाती बुक्स हैं वो छान मारें। इंशाल्लाह आपका बहुत सारा जो है, मैं कहता हूँ गारंटी से कहता हूँ, पूरा हो जाएगा। अगर आपने ASI का जैसे पेपर है वो इंटरमीडिएट लेवल का है, उसके बाद जी आगे इंस्पेक्टर लेवल का वो मास्टर्स तक है। सिलेबस को जो है अपने मद्देनज़र सिलेबस को फोकस रखें, उसमें से चीज़ें आगे मज़ीद सिलेबस में पॉइंट्स दिए गए हैं कि ये टॉपिक्स जो है आपने कवर करने हैं, तो उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, बजाय इसके कि उन टॉपिक्स पे आप MCQs जो हैं वो ढूंढते रहें। आपने उस टॉपिक्स को मुकम्मल जो है वो पैराग्राफ की शक्ल में अगर आपको मिलें कहीं से, तो उनको आप पढ़ें, तो आपका बहुत ज़्यादा मटीरियल जो है वो कवर हो जाएगा। सिंगल बुक पे कभी भी नहीं रहना आपने। जो मल्टीपल चॉइसेस वाली बुक होती है ना, ये जी कांस्टेबल गाइड है, ये फ़लाँ इंस्पेक्टर गाइड है, उस पर आपने कभी भी नहीं रहना। आपने है मल्टीपल बुक्स से तैयारी करनी है और ज़्यादा टेक्स्ट बुक से ज़्यादा तैयारी करने की कोशिश करनी है। इसी तरह इंग्लिश का भी है, 20% तकरीबन इंग्लिश का है। अगर आपको ज़रूरत पड़नी है बुक्स के अलावा तैयारी करने की, तो वो होगा करंट अफेयर्स। मैथ का भी अगर आप मैट्रिक लेवल तक कर लेते हैं तो उसमें कवर हो जाता है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है जी यू कैन लुक एट पास्ट पेपर्स। हाँ जी, पास्ट पेपर की बात की जाए तो पास्ट पेपर्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है, आपको आइडिया हो जाता है कितने % नंबर किस पोर्शन में से आ रहा है, ठीक है, और मैथ के किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं या किस लेवल के डिफ़िकल्टी लेवल उसमें क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है। लेकिन आपने ये सारी चीज़ों के बाद एक चीज़ ये मद्देनज़र ज़रूर रखनी है कि पास्ट पेपर्स में कंपटीशन जो है, अभी तक जो जितने भी पेपर गुजरे, कंपटीशन हमेशा कम आता रहा है, लेकिन अभी जो है वो कंपटीशन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बहुत ज़्यादा आएगा और आपको बहुत ज़्यादा नंबर लेने की ज़रूरत होगी, तो आपका नाम जो है वो मेरिट पे आएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए जी मैथ क्वेश्चंस की, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। जितने भी पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका जो है वो लेआउट तो सेम ही होगा। क्वेश्चन बेशक डिफरेंट होंगे, लेकिन लेआउट या तरीक़ाकार या एक प्रोसीजर वो सेम ही होगा। आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। वैल्यूज़ तब्दील होंगी जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन सारा असूल या फार्मूला उनको सेम ही लगेगा, इसलिए प्रैक्टिस की होगी तो वो भी आपका इजीली हल हो जाएगा। उसके बाद है जी लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग आपको मैं बता दूं, अगर वो क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैसे FIA के सिलेबस में जो हैं, तो बहुत सारी जो होते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें लॉजिकल रीजनिंग होती है। ये सबसे मुश्किल पोर्शन होता है, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे मुश्किल पोर्शन लॉजिकल रीजनिंग का होता है। इसमें आप ये ख्याल करना है, एक तो इसको सबसे एंड पे करना है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो एक सबसे एंड पे करना है इसको, और दूसरे नंबर पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितने भी पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। एक तरीकाकार होता है, टेबल बना के, या किसी ने पहले पेपर दिया हुआ है उस बंदे से कंसल्ट कर लें, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। उसके बाद है जी रीड न्यूज़पेपर्स फॉर करंट अफेयर्स। हाँ जी, तो करंट अफेयर्स जो है वो कभी भी किसी बुक से तैयार नहीं कर सकते आप, क्योंकि डेली बेस पे वाक़यात बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपने न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, और जिसमें जितने भी आपको अहम उसमें इवेंट्स लगते हैं वो आपने एक बुक ले लेनी है, कॉपी ले लेनी है, उस पर नोटबुक पे आपने नोट करते रहना है।
तो इसके भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बाद में रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसके बाद है जी प्रिपेयर टेक्स्ट बुक्स ऑफ बोर्ड्स कम्प्लीटली। वो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आपको मैट्रिक लेवल तक है तो मैट्रिक लेवल की टेक्स्ट बुक तैयार करें। ये है कि अगर वो उस पेपर में नहीं भी क्वेश्चन आए तो नेक्स्ट जो है वो जितने भी आपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं तो लाजमी आपको इन बुक्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इनको आपने स्किप नहीं करना, बजाय इसके कि वो जो बनी बनाई डॉगर्स की पता नहीं कब से वो बुक्स जो हैं वो बना रहे हैं, लेकिन वो सेम ही बुक जो है उस पर टाइटल कांस्टेबल का लगा देते हैं, सेम ही उस पर इंस्पेक्टर का लगा देते हैं। इसकी बजाय आपने टेक्स्ट बुक्स को जो है लाजमी तैयार करना है कम्प्लीटली। उसके बाद है जी मेक नोट्स ऑफ MCQs। तो आपने MCQs जिधर से भी आपको मिलें उनके आपसे नोट्स बना लेते जाना है। साइकोलॉजी कहती है जी आप चीज़ों को लिखते हैं तो वो आपको ज़्यादा याद रहती हैं, इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको एक तो रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और जो चीज़ अपने हाथों से लिखते हैं आप वो आपको बहुत ज़्यादा याद रहती है। उसके बाद है जी मेक ए सीरीज़ ऑफ हिस्ट्री प्रेपरेशन। इसका मतलब ये है कि आपने एक पूरी सीरीज़ हिस्ट्री के हवाले से, अगर आपने पाक स्टडी की हिस्ट्री तो वो 18वीं सदी से लेकर ये जी 1801 से लेकर 2021 अब चल रहा है। जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनकी आपने पूरी एक सीरीज़ बना लेनी है, जो उसमें जंग आज़ादी आ जाएगी, उसमें सर सैयद अहमद की खिदमात आ जाएंगी, उसमें खुतबा इलाहाबाद आ जाएगा, करार पाकिस्तान आ जाएगी, उसमें तहरीक खिलाफत आ जाएगी, उसमें जंग अज़ीम अव्वल आ जाएगी, जंग अज़ीम दोम आ जाएगी। उसमें सारी जो है सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो है वो आपने कवर करनी है, लेकिन आपने उसको तरतीब दे लेना है। इस तरीके से आपने एक सीरीज़ पूरी बनानी है कि अभी तक कितने वज़राए आज़म आ चुके हैं पाकिस्तानी हिस्ट्री में, और पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, मार्शल लॉ कितने लग चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कितने ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुई हैं, मार्शल लॉ कितने लगे हैं। पूरी एक सीरीज़ बनाएं, उस पर 2 सफ़े 4 सफ़े 10 सफ़े जितने भी लगें आपको पूरी एक सीरीज़ बनाएं और उसको नोट कर लें। वो आपको बाद में रिवाइज़ करने में भी आसानी हो जाएगी। अगर आपका दोस्त या कोई भाई उसको पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसके बाद है जी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली। ये इसका फ़ायदा ये है, इंग्लिश न्यूज़पेपर मैंने पहले भी न्यूज़पेपर का हवाला दिया, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर का फ़ायदा ये है कि जो 20% पोर्शन जो है इंग्लिश का वो आपका कवर हो जाएगा। 20% आपके सवाल जो है वो आपको कहीं से तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें इसके अलावा 20% के अलावा आपके करंट अफेयर जो 10% है वो भी 10 या 20 जितना भी है वो भी कवर हो जाएगा। 30-40% पेपर आपका सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर करने से ही हो जाएगा। उसका फ़ायदा ये भी होगा, अगर आपने PPSC या CSS के एग्ज़ाम्स के भी बारे में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी वोकैबलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको जो ऐसे लिखना जो है, जो कंप्रीहेंशन का पेपर है, उसमें भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसके बाद है जी किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से गाइडलाइंस ज़रूर लें। अगर आप CSS का पेपर देना चाहते हैं, जिसने अटैम्प्ट दी हो तो उससे गाइडलाइंस लें। अगर PPSC का जिस बंदे ने पेपर दिया हुआ है उससे लाजमी कंसल्ट करें। NTS FI जो भी मतलब जिस इदारे के बारे में भी आप पेपर देना चाह रहे हैं तो पहले से जिस बंदे ने पेपर दिया हुआ है उस बंदे से लाजमी कंसल्ट करें। आपको बहुत ज़्यादा वो कीमती बातें बताएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी टिप्स देगा आपको, ये मेरा मशवरा है आपको। उसके बाद है जी प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हाँ जी, ये सबसे अहम और ज़रूरी पॉइंट है कि आपने बजाय इधर उधर भागते रहें, इधर उधर किताबें पढ़ते रहें, उससे पूछो इससे पूछो, आपने सिलेबस को ज़रूर जो है वो गौर से देख लेना है। जैसा कि मैं FIA का सिलेबस मैंने देखा है, उसमें है जी जनरल नॉलेज में सबसे पहले वर्ल्ड जियोग्राफ़ी लिखा हुआ है। तो वर्ल्ड जियोग्राफ़ी में आपने ये चीज़ें ज़रूर तैयार करनी हैं। सबसे पहले आप जो है वो कॉन्टिनेंट चेक करें जी, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने समुंदर हैं, कौन सा मुल्क कहाँ वाक़या है, ये रीजन्स का आपको मुकम्मल जो है इसमें पता होना चाहिए, और कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। सिलेबस के हवाले से सिलेबस को आपने ज़रूर जो है वो कंसंट्रेट करके उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बजाय इसके कि आप जैसा कि एवरीडे साइंस का जो है पोर्शन वो नहीं है इसमें FIA के पेपर में, और इसी तरह FIA के पेपर के सिलेबस की बात की जाए तो उसमें FIA एक्ट भी नहीं है। जैसा कि पहले बहुत सारे लोग जो हैं वो FIA एक्ट के बारे में बता रहे थे और तैयारी करवा रहे थे लोगों को,
तो वो इसमें शामिल नहीं है। तो आपने सिलेबस को जो है वो ज़रूर कंसंट्रेट करना है, सिलेबस के हवाले से ही तैयारी करनी है, इससे आगे पीछे तैयारी नहीं करनी कि उसका फ़ायदा आपको कुछ नहीं होने वाला। तो अभी मैंने कुछ जो है इसमें जनरल नॉलेज के MCQs ऐड किए हैं और उनको आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जी, हमने यहाँ पे कुछ जो हैं वो जनरल MCQs मैंने ऐड किए हैं और उनका आपको तैयार करने का तरीका भी बताऊँगा इंशाल्लाह। तो आपने आगे वीडियो मुकम्मल देखें और आप देखें कि मैंने एक MCQ से किस तरह 3-3 4 MCQs 3-3 4-4 MCQs तैयार किए हैं। एक MCQs पढ़ेंगे और आपके कम से कम 4 MCQs तैयार हो जाएंगे। वो देखें जी क्या तरीका है। सबसे पहले चलते हैं जी पहले MCQs की तरफ। ये है जी, हाउ मैनी कंट्रीज़ आर देयर इन द एशिया, कि एशिया कॉन्टिनेंट में जो है कितने कंट्रीज़ हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी 48। तो ये आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड जियोग्राफी के हवाले से अगर देखें तो आपको पता होना चाहिए ये 48 कंट्रीज़ कौन से हैं और बड़े बड़े कंट्रीज़ कौन से हैं। आबादी के लिहाज से एशिया में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है। ये एक मैं एशिया के बारे में आपको बता रहा हूँ। इतने सारे MCQs हैं, बस ये सारे आपने कवर करने की कोशिश करनी है। और अभी जवाब में जो है 3-4 MCQs मैंने कैसे कवर किए हैं वो आपको बताता हूँ। देयर आर 48 कंट्रीज़ इन द एशिया, एक सवाल हो गया। 3 ऑफ विच आर कंसिडर्ड ट्रांसकॉन्टिनेंटल, दूसरा सवाल हो गया कि कितने ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज जो हैं वो एशिया में हैं। तीसरा सवाल है जी, विद सम ऑफ देयर लैंड्स टेक्निकली इन यूरोप, और ये कि 3 कंट्रीज़ की जो हैं वो लैंड्स कहाँ किस मतलब कॉन्टिनेंट के साथ मिलती हैं, वो है जी यूरोप के साथ। और ये भी सवाल हो सकता है कि यूरोप के साथ कितने कंट्रीज़ की ज़मीन जो है वो मिलती है, वो है 3। उसके बाद है जी, आबादी और एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है जी, और ये एशिया जो है ये 2nd नंबर पे है। ठीक है, अफ्रीका जो है वो सबसे बड़ा जो है रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा जो है कॉन्टिनेंट वो अफ्रीका है। मे बी पॉपुलेशन के हिसाब से भी वही हो, लेकिन ये आपने चेक कर लेना है। और 2nd नंबर पे एशिया आबादी और एरिया के लिहाज से जी आपके 4-5 जो हैं वो MCQs इसमें क्लियर हो जाते हैं। इसी तरीके से आपने कोई भी MCQs है उसकी मुकम्मल डिटेल लेने की कोशिश करें, किसी कहीं से भी मवाद तलाश करके उसको आप कॉपी पे साथ साथ नोट करते जाएं। नोट करने के बगैर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। तो दूसरा सवाल है, विच कंट्री इज़ द टॉप पल्प एंड पेपर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ये जी पेपर और पल्प इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला कंट्री कौन सा है, तो इसका दुरुस्त जवाब चाइना है। चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है, जितनी भी इंडस्ट्रियल आइटम्स हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो चाइना में प्रोड्यूस की जाती हैं। तो अब अगर हम जवाब की बात करें तो इसमें 3-4 जो हैं वो कवर हो जाते हैं पॉइंट्स, जैसा कि चाइना हैज़ एन एनुअल पेपर एंड प्रोडक्शन ऑफ 99.3 मिलियन टन्स, यानी कि कितना प्रोड्यूस करता है, ये भी आपका सवाल कवर हो गया। उसके बाद है जी एक ये भी आपका क्वेश्चन इसमें कवर हो जाता है कि सेकंड जो है वो नंबर पे कौन सा कंट्री आता है, वो आता है जी USA, और वो कितना पेपर एंड प्रोड्यूस करता है, वो है जी 75,000 मिलियन टन्स। ये आपके 3-4 क्वेश्चन इसमें भी कवर हो गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से सारे जो है वो आपने MCQs देखने हैं और उनके जवाब जो है वो कवर करने की कोशिश करने हैं। तीसरा है जी, विच कंट्री इज़ द टॉप लीची प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, वो है जी चाइना। जिस तरह पहले जो है इसी तरीके से आपने इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ लेनी है। ठीक है, चाइना इज़ द टॉप लीची प्रोड्यूसिंग कंट्री, ये एक्सप्लेनेशन आपने इसी तरह मैंने 10 को सिर्फ इसमें MCQs ऐड किए हैं, आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाना है और उनको नोट करते जाना है कि किस तरह से ये 3-4 सवाल कवर हो रहे हैं। तो ये 10 में से तकरीबन आपके 50 जो हैं वो जो क्वेश्चन जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और हमेशा जब भी आप तैयार करें अपने MCQs आपने इसी तरीके से तैयार करने हैं। ये चीज़ें आप नोट करते जाएं। इंशाल्लाह मैं आपको, आप हमारे चैनल को देखते रहें तो इस तरह की बहुत सारी टिप्स। और दूसरे नंबर पे अगर आपको कोई भी अप्लाई करने में, किसी भी पेपर की तैयारी में किसी भी तरीके से कोई का मसला हो, किसी भी किस्म का कोई मसला हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी पोस्ट पे अप्लाई करने का तरीकाकार नहीं आता,
पीएएफ के हवाले से, एफआईए के हवाले से और किसी भी नैब के हवाले से किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपके ज़हन में हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन जो है ये आपने ख़ुद रीड करते जाना है। मैंने आपको तरीक़ाकार इसको रीड करने का, इसको नोट करने का आपको बता दिया है। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए सामने लाता रहूँगा और आपको मैं उतनी देर पीछे टिप्स देता रहूँगा, बोलता रहूँगा। वो आपने क्वेश्चन जो है वो नोट करते जाना है। और मैं कुछ चलें ठीक है जी, मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस अपने शेयर करता जाऊँ। सबसे पहले जब मैंने एनटीएस का पेपर दिया था तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग, जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे मुश्किल पोर्शन था। वो सबसे एंड पे मैंने हल किया था। तो कभी भी आपने जल्दी नहीं करनी पेपर हल करने में। और दूसरे नंबर पे सबसे पहले आपने इजी क्वेश्चंस जो हैं वो उनको टच करना है। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस, उसके बाद थोड़ा सा जो आपको मुश्किल लगता है उसको, और सबसे एंड पे आपने मैथ और सबसे एंड पे लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि मैथ पहले और लॉजिकल रीजनिंग सबसे एंड पे आपने हल करनी है। जो आपको जवाब श्योर हो उसको तो फ़ौरन दायरा लगाते जाएं। जो थोड़े थोड़े डाउट वाले उनको छोड़ दें। सेकंड जब आप पेपर पढ़ें तो उसमें आपने थोड़े थोड़े मीडियम जो है उसको अपने और एमसीक्यू सॉल्यूशन के हवाले से सबसे ज़्यादा जो टिप दी जाती है वो होती है एलिमिनेशन मेथड। तो आप स्क्रीन के सामने आपके सवाल चलते रहेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि सबसे पहले आप बजाय कि सही जवाब को चुनें, सबसे पहले आप गलत जवाब जो हैं आपको बिल्कुल रिलेटेड नहीं लगते उनको आप स्किप करते जाएं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप 2 स्किप कर देते हैं, हम कम से कम 1 या 2 आप स्किप कर देते हैं, पीछे आपके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं। फिर आप देखें उनमें से कि आपको सही कौन सा लगता है। तो ये मेरे ख़्याल में आसान तरीका है, बजाय इसके कि आप सही जवाब चारों में से ढूंढते रहें। तो एलिमिनेट कर दें, यानी 2 एलिमिनेट हो जाएंगे तो 2 में से आपको आसान सही जवाब ढूंढना आसान हो जाएगा। इसी तरीके से विच सिटी वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ इटली, ये आप क्वेश्चन पढ़ लें। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कोई भी तैयारी के हवाले से या किसी भी किस्म के हवाले से को आपको मसला पेश आ रहा हो, आपको कोई फ़िज़िकल के लिए टिप चाहिए, पीएएफ सिविलियन कोई भी जॉब के हवाले से आपको कोई भी टिप चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको किस तैयारी में किस सब्जेक्ट में मुश्किल पेश आ रही है। उसके लिए हम आपको इंशाल्लाह वीडियो बना देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ उसमें ऐड कर देंगे, ताकि आप जब वो तैयारी करें तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ उसमें कवर हो जाए। उसके बाद है जी, विच पोर्ट इज़ द मेन पोर्ट ऑफ द फ्रांस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सी जवाब सही है। उसके बाद है जी, मोरज़िले-फोस पोर्ट इज़ द मेन ट्रेड सी पोर्ट ऑफ द फ्रांस। मोरज़िले-फोस पोर्ट वाज आल्सो वन ऑफ द 15 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूज पोर्ट्स एंड द 5th लार्जेस्ट इन द मेडिटेरियन। ठीक है जी। उसके बाद 9वां क्वेश्चन जो है, विच पोर्ट इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन द इटली। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लिख के तैयारी करें। इंशाल्लाह आपको इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जी, जो 10 क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है। आपने हमें ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है, ये टिप्स आपको अच्छी लगी, तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और हमें ये ज़रूर बताइएगा कि इनमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, वीडियो में क्या क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं और कौन सी अच्छी टिप्स जो हैं वो मैं इसमें ऐड करके वीडियो को मज़ीद बेहतर बना सकता हूँ और आपके लिए फ़ायदामंद मटेरियल जो है वो बना सकता हूँ। तो हमारी हौसला अफजाई के लिए आपने हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली आपको वीडियोज़ जो है वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।